जय हिंद दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख खबरें। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। अब ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन मतलब ये क्या है? ये इंजन है, ये लॉन्चिंग व्हीकल का एक इंजन है। मतलब लॉन्चिंग व्हीकल को ऐसे समझ लीजिए कि ये गाड़ी हो गई, तो जो गाड़ी का इंजन होता है तो वही लॉन्चिंग व्हीकल में जो कि प्रक्षेपण यान होता है, जो कि सैटेलाइट को ले जाता है, ये उसका इंजन है। तो इसरो ने पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स में किया। अब यह प्रक्षेपण यान मतलब लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 जिसे LVM-3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ये इसके बूस्टर चरण के लिए इंजन बनाया गया है। ये LVM-3 वस्तुतः 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। मतलब ये जो आपका LVM-3 है, इसमें 3 चरण है लॉन्चिंग व्हीकल में, जिसमें से जो 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स और एक लिक्विड कोर चरण है, और इसके अलावा एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर चरण भी शामिल है। इस परीक्षण के बारे में देखते हैं। देखिए, यह चरण 2000 किलो न्यूटन अर्ध क्रायोनिक सेमी इंजन द्वारा संचालित होगा। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता बढ़ेगी और यान को बूस्टर स्टेज संचालित होगा। अब देखिए, पेलोड क्षमता मतलब कि जो भी लॉन्चिंग व्हीकल जा रहा है, जो उपकरण अंतरिक्ष में ले जाए जाते हैं, उन्हें पेलोड कहते हैं। ठीक है ना? तो गौरतलब है कि यह इंजन LVM-3 में मौजूद लिक्विड कोर स्टेज की जगह लेगा। इस इंजन में गैर विषाक्त एवं गैर खतरनाक प्रणोदक तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये मतलब कि टॉक्सिक नहीं है। फिर सेमी क्रायोजेनिक प्रबोधन प्रणाली और उन्नत क्रायोजेनिक चरण के चलते LVM-3 यान की भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षाओं GTO में पेलोड ले जाने की क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन हो गई। मतलब कि अभी तक जो हमारा LVM-3 है, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है, ये अभी तक सिर्फ 4 टन के आपके सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में ले जाता था। लेकिन इसके सेमी क्रायोजेनिक इंजन इस सफलता के बाद अब इसकी क्षमता बढ़ करके अब ये 5 टन के सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तो अब हमें फिर आपकी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी 5 टन के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण भेजने के लिए। अब देख लेते हैं इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो देखिए, यह एक 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। यह तरल ऑक्सीजन और केरोसिन प्रणोदक का मिश्रण है। मतलब इसमें ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और केरोसिन यूज होता है। इसका उद्देश्य LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट प्रदान करना। थ्रस्ट यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये बाहर जाता है, तो ये जो नीचे गैस निकलती है, इसको थ्रस्ट कहते हैं। इसरो का लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर अन्य प्रक्षेपण यान केंद्रों की सहायता से सेमी क्रायोजेनिक प्रणाली का विकास कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे लॉन्च हुआ है। तो ये इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि ये थ्रस्ट वाला पार्ट कहलाता है, ये जो निकलता है। चलिए, अगली खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की। अब जैसे महाराष्ट्र में मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिका पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव गृह के अधीन एक समर्पित सेल की स्थापना की। मतलब यह है कि जिनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, उन वो अगर जैसे मालूम है ना कि राष्ट्रपति को पावर है कि अगर मृत्युदंड दे दिया जाता है तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, दया याचिका कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें माफ भी कर सकता है या उनकी सजा कम कर सकता है। तो इस ये दया याचिका में तेजी लाने के लिए मतलब कि एक अलग से समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी। अब महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2024 का पालन करता है। मतलब कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि आप दया याचिकाओं के लिए स्पेशल समर्पित सेल की स्थापना करें। ध्यानतब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिका पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने गृह जेल विभाग के भीतर समर्पित इकाई गठन करने का निर्देश दिया गया था। अब देखते हैं ये दया याचिका या इसको मार्सी पिटीशन कहते हैं, इसके बारे में। तो न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद किसी को जब न्यायालय सजा सुना देता है, उसके बाद जो दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने का अंतिम संवैधानिक
उपाय है, ये संविधान उनको आदेश देता है। मैं भी इसकी आर्टिकल्स भी आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रपति के पास भी आप याचिका दे सकते हैं और राज्यपाल के पास भी याचिका दे सकते हैं। हालांकि दोनों की याचिका ग्रांड में अलग अलग होती है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपने सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है। दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब जरूरी इच्छा है तो दे, नहीं इच्छा है तो ना दे। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी ही चाहिए। कंपलसरी नहीं कि दया याचिका लगाए तो मिलनी ही चाहिए, वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधिकार है। दया का उपाय क्षमा दान की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, चलिए संविधान में पढ़ लेते कि क्षमा दान की शक्ति क्या है। तो पहले राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख आपके आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में दिया गया। अब अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमा दान की शक्ति है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो पहली जो है उसको क्षमा या पार्डन कहते हैं। ये सजा से पूर्ण मुक्ति, मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे फांसी की सजा दी गई, अगर राष्ट्रपति उसे क्षमा कर देगा तो उसको पूर्ण मुक्ति, वो स्वतंत्र, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। या फिर मान लीजिए कि कोई दोषी है जिसे 10 साल की सजा दी गई है, अगर उसे उसको क्षमा कर दिया तो उसकी 10 साल की सजा खत्म। कितनी भी सजा दी जाएगी, क्षमा के तहत उसकी पूरी सजा निरस्त कर दी जाती है। ठीक। दूसरा कहलाता है विराम। विराम में क्या है, दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थिति मूल का के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा। अब मान लीजिए कोई दिव्यांग है और या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो अगर इस स्थिति है तो इन दोनों स्थिति में उनकी सजा को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी को 10 वर्ष की सजा है, तो कम करके 5 वर्ष की सजा या जितना भी वो चाहे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए सजा और विशेषकर मृत्यु दंड के निष्पादन पर रोक। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमादान या लघुकरण का समय देना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को मृत्यु दंड दे दी गई, अब उसको मान लीजिए कि किसी दिन, मान लीजिए सोमवार को फांसी होनी है। अब मान लीजिए कि शनिवार को आया कि सोमवार को उसको मतलब, अब 2 दिन का समय, 2 दिन में वो याचिका नहीं लगा पाया राष्ट्रपति के पास कि उसको माफ कर दिया जाए, तो वो फिर न्यायालय उसके लिए स्थगन प्रस्ताव स्थगन जारी करता है, जिसके तहत अभी उसको कुछ समय के लिए मृत्युदंड से छूट दी जाती है, इस शर्त पर कि वो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास दे सकता है। उसके बाद है परिहार। परिहार में ये सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है। देखिए, अवधि का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई, तो जब राष्ट्रपति उसको परिहार देगा तो वो 10 साल की सजा 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता है कि किसी को 10 साल की साधारण सजा या 10 साल का कठोर कारावास, दो होता है। तो कठोर कारावास में उसको जेल में काम भी करना पड़ता है और साधारण सजा में उसको जेल में काम नहीं करना पड़ता। तो प्रकृति का चेंज होने का मतलब होता है कि कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल जाना। ठीक है। लेकिन परिहार में क्या होता है, समय कम होता है, 10 साल से कम होकर के 5 साल, 4 साल, कितना भी हो सकता है। और जो लघुकरण है ना, लघुकरण में प्रकृति बदलती, मतलब परिहार और लघुकरण ये एक दूसरे का उल्टा है। इसमें मृत्यु दंड को कठोर कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में या साधारण कारावास को जुर्माने में, ऐसे करके प्रकृति बदल दी जाती है। तो ये थे आपके राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियां। अब है राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति कोर्ट मार्शल के मामले, संघीय कानून के उल्लंघन और मृत्यु दंड पर लागू होंगे। मतलब कि राष्ट्रपति की जो क्षमा दान की शक्ति है वो देश के नागरिक के साथ साथ कोर्ट मार्शल, मतलब सेना विधि में भी लागू होगी। मतलब अगर कोई सेना कानून को हम मार्शल लॉ बोलते हैं, तो अगर उसके तहत किसी भी सैनिक को सजा दी गई है, मृत्यु दंड दे दी गया है, तो वो क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन कोर्ट मार्शल के मामले में राज्यपाल को शक्ति नहीं है, राज्यपाल किसी सैनिक की सजा को कम नहीं कर सकता, ये क्षमा कर, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर। अब देखिए राष्ट्रपति पर, अब राज्यपाल की देखिए, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में, राष्ट्रपति की 72 में, राज्यपाल की 161 में। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति, लेकिन ये मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल के मामले में नहीं है। मतलब किसी को वो मृत्यु दंड से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता, और किसी सैनिक को अगर कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसमें वो राज्यपाल नहीं सजा कम कर सकता। फिर है मारू राम बनाम भारत संघ के मामले 80 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। तो एक तरह से यही है कि ये विवेकाधिकार रखती है, फिर भी ये सरकार के निर्देश पर कार्य करते हैं। ये मारू राम बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक अमेरिकी फर्म को भारत में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी। मतलब कि एक अमेरिकी फर्म है, कंपनी है, जिसे भारत में परमाणु रिएक्टर, मालूम है परमाणु रिएक्टर क्या होता है कि परमाणु ईंधन के द्वारा ऊर्जा पैदा, बिजली पैदा करता है। ठीक है, तो ये स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के होल्टेक इंटरनेशनल, अब ये फर्म कौन सी है, ये है होल्टेक इंटरनेशनल नामक एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है। यह मंजूरी 10 CFR 810 नामक अमेरिकी प्रतिबंधात्मक विनियम के तहत दी गई है। यह विनियम परमाणु तकनीकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। अब यह होल्टेक को 3 भारतीय निजी कंपनी को अवर्गीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। मतलब कि ये कंपनी है, ये भारतीय कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी और मंजूरी 10 वर्ष तक के लिए वैध है और हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस तकनीक का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों के अधीन केवल शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधि, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाएगा, किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं होगी कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते इससे। अब इस अनुमति का महत्व क्या है कि भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता मजबूत होगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, भारत की परमाणु विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। अब है परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष क्या क्या चुनौती है। तो अगर इसमें देखें तो कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 है। यह कानून विदेशी कंपनी को भारत में परमाणु क्षेत्र निवेश करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, मतलब परमाणु क्षेत्र पर ये कोई भी निजी कंपनी नहीं कर सकती थी। तो अभी तक क्या है ना कि हमारे देश में जो परमाणु क्षेत्र है ये रिजर्व है गवर्नमेंट के तहत, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इसमें, लेकिन इसमें भारत में मतलब एक कंपनी जो होल्टेक नाम है इसको दे दिए गए, इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। यह केवल राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को ही परमाणु ऊर्जा अनुमति देता है। तो ये दो अठवा आपको याद रखना कि ये जो एक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम है, ये क्या करता है कि ये विदेशी कंपनियों को भारत में परमाणु क्षेत्र में निवेश करने से रोकता है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के न्यूक्लियर सेक्टर पे अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और जो ऊर्जा अधिनियम जो ऊर्जा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है, ये क्या करता है कि ये केवल राज्य मतलब सरकारी कंपनियां ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देता है। यह कानून निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है आपका, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनसे संबंधित। चलिए आगे है, केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा लागू करने की अवधि में वृद्धि की है। तो ये एक अफस्पा कानून होता है जो कि सेना को थोड़ा अधिक पावर देता है, तो ये लागू करने की, तो मेन ये राज्य याद करिएगा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद कर लीजिए कि अरुण के पास नागमणि, तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो ये क्या है ना, इसको जो रिन्यू किया जाता है तो ये 6 महीने के लिए ही रिन्यू किया जाता है। विद्रोहियों, उग्रवादियों से निपटने और मौजूद अन्य प्रजाति संघर्ष को देखते हुए ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफस्पा लागू की अवधि बढ़ाई गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं अफस्पा कानून के बारे में, देख लेते हैं कि यह कानून सशक्त बलों को अशांत क्षेत्र, अब यही अशांत क्षेत्र अभी मणिपुर हिंसा भी हुई थी, में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। और अफस्पा की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र तब घोषित किया जा सकता है जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई हिस्सा या पूरी हिस्सा ऐसी स्थिति में हो कि नागरिक प्रशासन की सहायता से सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो, कि जो वहाँ का सामान्य प्रशासन है जो कि मतलब राज्य सरकार के तहत होता है, तो उसमें जब आपको कि मतलब कि ये मतलब कि आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ जाए तो तब जा कर के ये आपका अफस्पा लागू होगा।
उसके बाद है केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ या संपूर्ण क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है। मतलब बता रहा है कि कोई भी राज्य में अशांत घोषित करने की पावर किसके पास है। तो केंद्र सरकार या घोषित कर सकता है या राज्य का राज्यपाल घोषित कर सकता है, और अगर वो कोई यूटी है तो यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, वो घोषित। अब है अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को कौन कौन से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो देखिए, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सशस्त्र बलों को घातक हथियारों के उपयोग सहित बल प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है कि वो बल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सशस्त्र बलों को वारंट के बिना किसी की गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार। मतलब कि अगर किसी के ऊपर डाउट है तो वो उसकी तलाशी ले सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, वारंट की जरूरत नहीं है। जो कि जिला पुलिस अगर ऐसा करना तो उसको वारंट की जरूरत होती है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सशस्त्र बल के किसी भी कर्मी को के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है अफस्पा को लेकर की चिंता है कि मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगता है। ठीक है, फिर शासन की विफलता बताता है, क्योंकि अब स्टेट है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो वो फिर कानून पर लोगों का विश्वास उठ जाता है कि भाई जवान मतलब आर्मी वाले आते हैं, सेना के जवान आते हैं, ऐसी तलाशी लेते हैं। तो ये सब है। चलिए, उसके बाद है एक न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति बनी थी जिसने सिफारिश किया कि जो अफस्पा है उस कानून को निरस्त कर देना चाहिए, और जो आपका यूएपीए है उसमें संशोधन कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग प्रावधान देना चाहिए। तो ये आपका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में शिक्षा और पोषण के बीच आपसी संबंध को दर्शाया गया। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार पोषण और शिक्षा के बीच पूरक संबंध है। आपका ये संबंध क्या है, तो ये बताता है कि पोषण का शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कि समेकित बाल विकास योजना के कारण सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9% और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर 11% बढ़ गई है। मतलब कि अगर आप बच्चों को अच्छा खाना दे देते हैं तो इनरोलमेंट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद है बच्चों को स्कूल में भोजन दिए जाने से नामांकन इनरोलमेंट रेट, उपस्थिति और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में बायो फोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोर और किशोरियों की एकाग्रता क्षमता एवं स्मरण शक्ति में सुधार हुआ है। अब पोषण का लैंगिक समानता और न्याय पर प्रभाव। भारत में पीएम पोषण कार्यक्रम ने बालिकाओं और अन्य वंचित वर्ग के बच्चों में नामांकन में वृद्धि की है। शिक्षा का पोषण पर प्रभाव। अब देखते हैं शिक्षा का पोषण पर क्या प्रभाव होता है। तो अंतर पीढ़ीगत और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शिक्षित माताओं की पसंद और व्यक्तिगत स्थिति स्वास्थ्य और पोषण को प्रभावित करती है। अब इसके अलावा कुछ सिफारिश भी की गई, जैसे पोषण शिक्षा में बदलाव करना चाहिए, बदल बदल के खाना और उनकी डाइट बदले। स्कूलों को प्रयासों के केंद्र में रखना चाहिए। उसके बाद है शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर क्षमता का निर्माण करें। शिक्षा और पोषण के बीच संबंध की निगरानी करनी चाहिए। तो ये थे आपका यूनेस्को की रिपोर्ट। अब अगला है आपका स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यवाही 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई। अब देखिए कि 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन चालू किया गया था, जिसमें कई सारी जो सिटियां हैं उनको स्मार्ट बनाना का लक्ष्य रखा गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन डैशबोर्ड के अनुसार फरवरी 2025 तक शहरों ने 7,491 परियोजनाओं को पूरी कर ली तथा 567 परियोजनाएं अभी भी जारी है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के बारे में। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि 100 शहरों में बेहतर सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। अब योजना का प्रकार यह एक केंद्र प्रायोजित सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र और राज्य दोनों पैसा लगाएंगे। इसका क्रियान्वयन मुख्यतः दो तरीके से किया जा रहा है, एक क्षेत्र आधारित विकास और एक है पैन सिटी विकास, मतलब कि इसमें पूरा प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शामिल होगा। अब देख लेते हैं अन्य पहलू क्या है कि क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन, परियोजना के लिए वित्त पोषण के अधिक से अधिक स्रोतों
को बढ़ावा देना मतलब अधिक से अधिक पैसा कलेक्ट करना, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना और नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब स्मार्ट सिटी मिशन के अन्य प्रमुख पहले कौन थे? जैसे एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र बनाए गए, लोगों की सुरक्षा हेतु उपाय किए गए, उसके बाद जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई। तो ये था आपका स्मार्ट सिटी मिशन। चलिए अगले देख लेते हैं समुद्री पक्षी के बारे में। तो देखिए एडम ब्रिज के रेतीले टीलों पर समुद्री पक्षी की प्रजनन कॉलोनी देखी गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडम ब्रिज क्या है। तो देखिए ये आपको पता है कि ये आपका पानी है, ठीक है, ये इंडिया वाला भाग है। तो ये इंडिया, ये होगा आपका इंडिया और ये आपका श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य है, ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के यहाँ पे ये है, ये आपके एक ये थोड़ा सा गैप निकलता है। तो यहाँ से लेकर के और ये आपके मन्नार आइसलैंड जो कि आपका श्रीलंका का पार्ट है, तो ये वाला जो ब्रिज कहलाता है, ये हालांकि थोड़ा ब्रेकेबल है, तो ये वाला कहलाता है आपका एडम ब्रिज, जो कि ये तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता था पुरातन काल में। तो चलिए देख लेते हैं अब ये क्या बोलता है कि ये एडम ब्रिज के रेतीले टीले में वहीं पे आपको समुद्री पक्षी प्रजनन कॉलोनी देखी गई। अब एडम ब्रिज भारत की ये रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। अब समुद्री पक्षी के बारे में देख लेते हैं। ये अपने जीवन का अधिकांश भाग खुले समुद्र में बिताते हैं और आपको मालूम है कि ये पूरा आपका समुद्र ही है, तो यहीं पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये समुद्र तट से हजारों मील दूर तक भी पाए जा सकते हैं, लेकिन तेज हवा और तूफान के दौरान तट पर आ सकते हैं। उदाहरण है ब्राउन नोडी और ब्राइडल टेर्न, फिर है सॉन्डर्स टेर्न, लिटिल टेर्न आदि। मुख्य विशेषता है ये आकार में बहुत बड़े बेहतर तैराक होते हैं, मतलब उड़ते भी हैं और तैर भी लेते हैं। इनके पंख बहुत लंबे और पतले होते हैं जो इन्हें बिना विश्राम किए लंबे समय तक उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनके पास एक विशेष लवण ग्रंथि होती है जो समुद्र के पानी से लवण हटाने में मदद करती है। इसके चलते ये समुद्री लवड़ी जल भी पी सकते हैं। और खतरा इनको तेल रिसाव से, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगली जो है हमारी खबर है, ये है भारत के पारंपरिक नववर्ष की तो जो शुरुआत हुई है उसके बारे में। तो देखिए भारत के अलग अलग भागों में विविध परंपरागत नववर्ष मनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा 1 जनवरी से शुरू होता है और जो अपने क्षेत्रीय है वो अलग, जैसे चैत्र शुक्लादि। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो चंद्र पंचांग पर आधारित होता है। उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही शुरू होता है। फिर उगादि, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है गुड़ी पड़वा, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। फिर है चेटी चंड, ये सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत है, इसमें झूले लाल जयंती भी कहा जाता है। फिर है साजिबू चेईरा ओबा, ये आपका मुख्यतः मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये आपके परंपरागत कुछ नए वर्ष है। उसके बाद है एस्बेस्टस के बारे में देख लेते हैं कि देखिए सरकारी स्कूल में नवोदय विद्यालय में एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा गया। तो जैसे आपको मालूम है कि कई जैसे होते थे जहाँ ये जैसे एस्बेस्टस की सीट हो गई, उसके अलावा भी कई दीवारें बना दी जाती हैं। तो ये सरकार ने घोषणा किया कि नवोदय विद्यालय में एस्बेस्टस का यूज नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं एस्बेस्टस के बारे में। तो देखिए एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। इसके रेशे ताप और संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। इसका उपयोग इंसुलेशन, मोटिव पार्ट से निर्माण सामग्री, फर्श, छत्र, टाइल्स आदि बनाने में किया जाता है। अब ये स्वास्थ्य पर प्रभाव कैंसरस है, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख उत्पादक देश जैसे रूस, ब्राजील, कजाकिस्तान, चीन आदि हैं। चलिए अगला देख लेते हैं एंडीज पर्वत। तो देखिए एंडीज पर्वत में आपको पहले इसके बारे में बता दूं कि जो एंडीज पर्वत है ये है आपका साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है। तो वेस्ट वाले पार्ट के कोस्ट से लगा ये आपका पूरा एंडीज पर्वत है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंट सीरीज है। तो ये आपकी एंडीज पर्वत हो गई, ये पूरा एंडीज ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या न्यूज़ है इसकी कि एक अध्ययन के अनुसार एंडीज पर्वत के ग्लेशियरों के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित हुई है। कि मतलब इसका क्षेत्रफल घट रहा है तो वहां पे कमी
कमी पड़ गया। तो अब देख लेते हैं इंडीज पर्वत के बारे में। प्रकार, यह एक वलित पर्वत का मतलब होता है जिनका अभी निर्माण हो रहा है, जो अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है ना। अब ये क्या है ना, इसका निर्माण महासागरीय नजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसने से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आपका नजका प्लेट है और ये आपका दक्षिण अमेरिकी, तो ये नजका प्लेट नीचे जाती है तो ये वाला भाग फिर ऊपर उठ जाता है। चलिए आगे देखते हैं लंबाई। यह इसकी लंबाई लगभग 4500 मील है और यह 7 दक्षिणी देश जैसे वेनेजुएला और कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अकांकागुआ है, ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो जो कि सुसुप्त है, डोरमेंट है, फिर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि एक्टिव है, सक्रिय है। उसके बाद है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है इसका माचू पिच्चू। उसके बाद है यहाँ का अल्टी प्लेनो पठार, और तिब्बती पठार के बाद विश्व का दूसरा पठार है ये आपका अल्टी प्लेनो पठार जो कि तिब्बत के बाद है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये है सरहुल महोत्सव। ये झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव, और झारखंड की उरांव मुंडा हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का मतलब होता है साल का वृक्ष। ये नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साल के वृक्ष को सरना माँ का निवास स्थान माना जाता है। ये प्राकृतिक शक्तियों की रक्षा करने वाली देवी होती है। यह त्यौहार प्रकृति की पूजा करता है, नेचर की, सूर्य और पृथ्वी की प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होना पर आधारित है। यह त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने चैत्र के तीसरे दिन और चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो ये था आपका सरहुल महोत्सव। चलिए अन्य देख लेते हैं, जैसे ये अगला कुछ अगला जो हमारा टॉपिक ये है फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। अब देखिए ये आपका है फंडिंग के अधिकतर हिस्से का उपयोग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर परियोजना हेतु किया जा रहा है। इससे अन्य वैकल्पिक अनुसंधान क्षेत्र के अवसर सीमित हो रहे हैं। अब क्या है ना, मैं आपको ये बता दूं कि एक आपका सर्न सर्न स्विट्जरलैंड में सर्न एक शहर है, वहाँ पे एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर नामक एक परियोजना चल रही है, जिसमें क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई वो एटम है, और फिर एटम को भी फिर फर्दर तोड़ दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये जो बारीक कण है ना, इन्हें फिर फर्दर तोड़ा जाता है, जिसको हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो कि मैटर की सबसे छोटी इकाई की जो खोज चलाने की जो परियोजना है ना, वो परियोजना आपकी कहलाती है ये आपका लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडल। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपका एक है, इसको आप The देख सकते Large हैं। Hadron Collider is the world's most powerful particle accelerator. This magnificent machine, located in Geneva, Switzerland. The Large Hadron Collider is a massive ring-shaped tunnel that is 27 kilometers long. It is capable of accelerating protons to near light speed before smashing them together, creating new particles. The LHC is helping scientists make incredible discoveries about the fundamental building blocks of the universe. By recreating conditions similar to those in the moments after the Big Bang, they are uncovering the mysteries of dark matter, antimatter, and the Higgs boson. The Large Hadron Collider is a remarkable achievement of human engineering. तो ये था आपको डिटेल से, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यह सर्न स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर संबंधित है अग्रगामी परियोजना है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसको सर्न सेंट्रल यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है, जो ब्रह्मांड के मौलिक प्रकृति को समझने के लिए मतलब ब्रह्मांड की खोज करने के लिए है। फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडल के वैज्ञानिक उद्देश्य जैसे कि LH, वही है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उनके उत्तर खोजने के लिए, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसके हिग्स बोसॉन की क्या भूमिका है, या स्टैंडर्ड मॉडल से परे कोई इन्वेंशन है, तो उसके लिए ये किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है इनियोकोस 25। तो ये क्या है, ये भारतीय वायुसेना और ग्रीस की जो वायुसेना उसके बीच का एक सैन्य अभ्यास है, नॉर्मल। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है हमारा, देखिए सॉइल लिक्विफिकेशन। देखिए सॉइल लिक्विफिकेशन में आपको बता देता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें मिट्टी जो है वो बहुत ढीली हो जाती है। जैसे ये जो प्रोसेस ये कहलाती है, देखिए ये मिट्टी वाला पार्ट है, ये ऊपर चढ़ भी रहा है तो फिर भी ये धंस नहीं रहा है।
तो ये था। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई है। आपको मालूम है कि म्यांमार में अभी भूकंप आया है, तो ये इसका जो कारण बताया जाता है ये है सॉइल लिक्विफिकेशन। तो आप सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में ये देखिए, यह एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें मृदा का खंड ठोस की बजाय तरल की तरह व्यवहार करने लगता है। मैंने अभी आपको बताया, वो चढ़ रहा था तो दब रहा है, तरल की तरह व्यवहार करता है। यह तब होता है जब सतह के नजदीक असंगठित और जल संतृप्त मृदा तीव्र भूकंप झटके के कारण अपनी मजबूती खो देती है। कि जैसे भूकंप आता है तो जो मृदा ठोस रहती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यदि यह लिक्विडिफिकेशन इमारत और अन्य संरचनाओं के नीचे है तो भारी नुकसान होती है। एक तरह से अगर बिल्डिंग के नीचे है तो बिल्डिंग ही ढह जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोग्राम आपका फिनिश हुआ।